सो हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 46 पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज सोडियम कैप इमर्स इन कैरोसिन ऑयल। कह रहे हैं कि जो सोडियम होता है उसको हमेशा कैरोसिन तेल के अंदर डुबा के क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर देखिए, सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। ठीक है, सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। सोडियम रिएक्ट सो विग्रॉसली विद ऑक्सीजन ऑफ एयर दैट इट कैचेज फायर इफ केप्ट इन दी ओपन। देखो, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर इसको मतलब ऐसे खुले में रख दिया जाए ना, तो बहुत जल्दी इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है ना एयर में उसके साथ रिएक्ट होके आग इसमें बहुत जल्दी पकड़ लेगा। ठीक है, सोडियम इज केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एक्शन ऑफ एयर एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। और इसी वजह से इसको क्या किया जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा कर रखा जाता है ताकि इसमें आग ना लगे या कभी एक्सीडेंटल फायर्स ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ। पहला पार्ट है आयरन विद स्टीम। ठीक है, हमें क्या करना है, आयरन और स्टीम का जो रिएक्शन होता है ना उसका इक्वेशन लिखना है। तो देखिए, आयरन का फॉर्मूला आपको पता है। एक्चुअली यहाँ पे मैं बैलेंस वैलेंस करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो एक अलग पार्ट है ना, कि कैसे बैलेंस वगैरह करना है। तो आयरन का फॉर्मूला लिखा। ठीक है, स्टीम का फॉर्मूला यानी वाटर होता है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, आयरन 2,3 ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये सब जो रिएक्शन है ये आपको पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज खासकर आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आयरन है क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया है और जो हाइड्रोजन है उसको बाहर निकाल दिया है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। कैल्शियम और पोटेशियम, यहाँ पे अब दो चीज़ है कि कैल्शियम और पोटेशियम इन दोनों को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। तो देखिए आंसर, सबसे पहले हम देखते हैं कैल्शियम का। ठीक है, तो कैल्शियम का फॉर्मूला कैल्शियम Ca होता है, वाटर H2O। ठीक है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस, जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है और साथ में हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया कैल्शियम। अब इसी को पोटेशियम के साथ करना है। पोटेशियम का फॉर्मूला K होता है एंड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन बाहर को आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन थोड़ा क्या है ना कि घुमावदार क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझिए पहले। तो यहाँ पे क्या है, सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स A, B, C एंड D वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वन बाय वन। देखिए, 4 मेटल्स के सैंपल्स लिए गए जिसका नाम है A, B, C एंड D। ठीक है, ले लिया। अब इसको क्या किया गया, नीचे कुछ अभी सॉल्यूशंस आप देखेंगे उसके साथ इन सभी को क्या करवाया गया, ऐड किया गया। तो जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है ना वो कुछ इस प्रकार है। अब आगे टेबल दिया हुआ है, टेबल देखिए। जैसे कि मेटल ए है, 4 मेटल थे ना A, B, C एंड D। मेटल ए है, इसको जब आयरन 2 सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया गया, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। कॉपर 2 सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करवाया गया तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसी तरीके से जो मेटल बी है उसको आयरन 2 सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसी तरीके से सी मेटल सी जो है उसको आयरन 2 सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, कॉपर 2 सल्फेट के साथ नो रिएक्शन है, जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन है, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट है। मेटल डी क्या है कि आयरन 2 सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, कॉपर 2 सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं है। अब ये सब जो चीज़ें हैं ना ये हमने नहीं लिखा है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देखिए पहले। अब क्या बोला है, यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स A, B, C एंड D। अब इस टेबल को देख लिया। अब इस टेबल के बेसिस पे आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। जैसे कि पहला है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, कह रहे हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी या मेटल डी। तो देखिए यहाँ पे आंसर है कि मेटल बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल बिकॉज इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद आयरन 2 सल्फेट। ठीक है, जो मेटल बी है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है आयरन 2 सल्फेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 सल्फेट। कह रहे हैं कि
अगर मेटल बी को हम कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। अब देखिए इधर टेबल देखिए, मेटल बी है, ठीक है, ये रहा मेटल बी, और क्या कह रहे हैं कि अगर इसको कौन से सॉल्यूशन में डालना है, कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। मेटल बी ये है, इसको अगर कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो अगर आपने लैब में अगर इस चीज़ को प्रैक्टिकली किया होगा तो आप ऐसे ही बता दोगे, नहीं तो आप ऐसे आंसर देख लीजिए एग्जाम में लिखने के लिए। When metal B is added to copper 2 sulfate solution, a displacement reaction will take place due to which the blue color of copper 2 sulfate solution will fade and red brown deposit of copper will be formed on metal B। ठीक है, कह रहे हैं कि जब मेटल बी को कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जो कि आपने अभी टेबल में इधर देखा ही, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि जो ब्लू कलर का कॉपर 2 सल्फेट सॉल्यूशन है ये फेड हो जाएगा और रेड ब्राउन कलर का कोई डिपॉजिट है जो कि मेटल बी पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, अरेंज द मेटल्स ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। क्या कह रहे हैं कि जो मेटल ए बी सी एंड डी आपने पीछे देखा उसको डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज पे हमें लिखना है। तो देखिए मेटल बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। मेटल बी क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, आयरन को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। मेटल ए इज़ लेस रिएक्टिव बिकॉज इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। मेटल ए लेस रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये कॉपर को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। और मेटल सी इज स्टिल लेस रिएक्टिव बिकॉज इट कैन डिस्प्लेस ओनली सिल्वर फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल सी लेस रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ सिल्वर को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। एंड मेटल डी इज द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट कैन नॉट डिस्प्लेस एनी मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। और मेटल डी आपने देखा उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, किसी को डिस्प्लेस नहीं किया, तो इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा मेटल्स का, बी ए सी एंड डी, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बी है, फिर उससे कम ए है, फिर उससे कम सी है, और सबसे कम डी है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। यानी कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्टिव मेटल में ऐड किया जाता है। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। और हमें केमिकल रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है, जब आयरन डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका आंसर देखिए, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्टिव मेटल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन आयरन 2 सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। ठीक है, जब आयरन रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आयरन सल्फेट प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन एज फॉलोज। अब इसका इक्वेशन कैसा होगा, कुछ इस प्रकार होगा, आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्या बन जाएगा FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, और हाइड्रोजन बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट। कह रहे हैं कि जब जिंक को आयरन सल्फेट में ऐड किया जाएगा तब क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा आपको। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, साथ ही हमें केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जिंक इस वहाँ आयरन था, यहाँ जिंक है, ठीक है। तो व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट then the greenish color of iron sulfate solution fades gradually due to the formation of colorless zinc sulfate solution and iron metal is deposited on zinc। ठीक है, जब जिंक को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो जो ग्रीनिश कलर है ना आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। और ये फेड क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो कलरलेस जिंक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होने लगता है ना, अगर हम जिंक को आयरन सल्फेट में डाल रहे हैं तो वहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो धीरे धीरे बनने लगता है, इस वजह से जो आयरन सल्फेट है उसका कलर फेड होने लगता है। ठीक है, और जो आयरन मेटल है फिर जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। अब इसका इक्वेशन देखिए, ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि आयरन सल्फेट है, ठीक है, इसको हमने जिंक में डाला या जिंक में ऐड किया तो क्या होता है कि अब ये जो जिंक है आयरन को ओबियसली डिस्प्लेस कर देगा, वही रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, और आयरन बाहर आ जाएगा।
अब स्टार्टिंग में ये जो आयरन सल्फेट है इसका कलर क्या है, ग्रीनिश, और जिंक जो है इसका सिल्वरी वाइट है, आपने देखा भी होगा। और जो जिंक सल्फेट है ये कलरलेस सॉल्यूशन होगा और जो आयरन है वो ग्रे होगा। तो ये थे इस पेज पे क्वेश्चंस एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन केस आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।